गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आप लोग पूरे वीडियो को एक बार देखना अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें एक साथ केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की मैंने कवर की है। काफ़ी काम की चीज़ें हैं और ये जो हम वीडियो इस समय आप लोगों के सामने बना रहे हैं, आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, इसमें हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर मेटल के अपोजिट में है और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं कि जो मेटल शो करता है लेकिन नॉन मेटल नहीं शो करता। तो सिंपल प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया जाए। नॉन मेटल्स हैव यूजुअली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि ज़्यादातर केस में नॉन मेटल के आउटर सेल में 4 से लेकर के 8 तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 to 8 आउटर सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द सेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वैसे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी उनकी है मेटल की, और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। सबसे पहले देखो, नॉन मेटल का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएं। ये डिस्कशन पहले एक्टिविटी में मैंने किया भी था। नॉन मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन वो एसिडिक या न्यूट्रल नेचर का होगा। और मेटल का अगर ऑक्साइड बनता है तो वो ज़्यादातर केस में बेसिक नेचर का बनता है। अब जैसे मान लो कार्बन है, सिलिकॉन, सल्फ़र है, फास्फोरस है, ये सब जो इनके ऑक्साइड बनेंगे मेटल के, वो एसिडिक नेचर के होंगे और इनका एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में जो सॉल्यूशन बनेगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे सपोज़ कर लीजिए कि हमने कार्बन लिया, C+O2 CO2 बनाया। अब कार्बन का ऑक्साइड बन गया। अब इसी कार्बन के ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है वाटर में सॉल्युबल है, और वाटर में मिक्स होकर के H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती है। और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, फिर भी अगर इसमें हम लिटमस में इसका चेक करेंगे तो ब्लू लिटमस यहाँ पर भी देखा जाए। कहने का मतलब ये है कि रेड होगा, क्योंकि नेचर इसका एसिडिक है। ऐसे सल्फ़र को ले लीजिए। सल्फ़र एक येलो कलर का पाउडर होता है। तो सल्फ़र को अगर बॉन्ड कर दिया जाए तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, और यही सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर कॉन्टेक्ट में आकर के डिज़ोल्व होकर के H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ये जो है ये सल्फ्यूरस एसिड है। अगर सल्फ़र ने SO3 बनाया है तो वाटर में मिल करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, जिसको आप पहले से ही जानते हो। ये सब के सब एसिड है। फास्फोरस अगर बॉन्ड किया जाए तो P2O5 बना देगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद, ये सॉलिड है लेकिन ध्यान देने की जरूरत ये है, वाटर में डिज़ोल्व होकर के H3PO4 फास्फोरिक एसिड बनाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेवियर दिखाता है। कुछ हमारे पास नॉन मेटल ऐसे भी हैं जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल हैं। तो जो आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये 3-4 एग्जाम्पल न्यूट्रल ऑक्साइड है। CO है, NO है, N2O है, H2O है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये कार्बन का है, ये नाइट्रोजन का है, ये भी नाइट्रोजन का है, और यह हाइड्रोजन का है। तो ये सब एलिमेंट इनके ऑक्साइड हैं और ये न्यूट्रल नेचर के हैं। कार्बन को अगर पूरा कंप्लीट बॉन्ड करा दिया जाए तो ये CO2 देगा, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो CO बनेगा। ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के H2O बनाएगा। इस तरह से देखा जाए न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनते हैं, इसका कोई अलग मेथड नहीं है। आगे देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। जैसा कि हम लोग मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ जो होता है, क्या बनता है, वो डिस्कस कर चुके हैं। नॉन मेटल का देखा जाए वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू गिव हाइड्रोजन गैस।
मेटल वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं करेगा। रिएक्शन विथ एसिड, नॉन मेटल किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, और जैसा कि मेटल एसिड से डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है, और नॉन मेटल कोई भी किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करेगा। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि नॉन मेटल हाइड्रोजन से अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन करेंगे, और रिस्पेक्टिव हाइड्रॉइड, ध्यान देना, हाइड्रोजन के कंपाउंड के हाइड्रोजन के प्रोडक्ट के लिए किसी मेटल के साथ हम हाइड्राइड वर्ड यूज़ करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड का ये फॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम इसका भी डिस्कस करेंगे, वो आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रिक स्पार्क किया गया, दोनों आपस में मिलकर के H2O बना रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है, या ऑक्सीजन का हाइड्राइड बन रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फर से मिलकर के H2S बना रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के इस सिचुएशन में अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर के लाइट के HNU का मतलब लाइट के प्रेजेंस में HCl बना रहा है। तो एक सिंपल सी बातें हैं जो कि अपने को ध्यान में रखनी है। रिएक्शन विथ क्लोरीन, ज़्यादातर नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे और कोवेलेंट नेचर का क्लोराइड बनाएंगे। ध्यान देना, अभी कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक क्या होते हैं, ये डिस्कशन हमें करना है और हम लोग करेंगे। तो देखिए H2 + Cl2 HCl, P4 + Cl2 PCl3, इसको देखा जाए यहाँ पर P4 + 10Cl2 भी ले सकते हैं, PCl5 भी बना सकते हैं। ये सब अलग अलग रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन हमारा अगला वाला है, रिएक्शन विथ सॉल्ट सोल्यूशन, जैसा कि मेटल के केस में आपने देखा था कि मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहा था, वही कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल अगर कोई होगा तो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब जैसे NaBr है, क्लोरीन से रिएक्शन करा दोगे तो ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, तो अब ये क्लोरीन इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो NaCl बना देगा और Br2 अलग हो जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को उल्टा ले लें, NaCl में अगर हम ब्रोमीन मिक्स करें तो ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए अब ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन ब्रोमीन। अभी तो सिंपल सी बातें रहीं जो कि हमें लगता है आप लोगों को समझ में आई होंगी, और यही हमारे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत आसान है, छोटा सा एक टॉपिक है नॉन मेटल की। अब इसके बाद देखो, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कभी कभी इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। 3-4 डिफरेंस ये पूछते हैं, तो इस डिफरेंस को तो आप किसी बेसिस पे लिख सकते हो, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर। एक छोटा सा गाइडेंस मैं आपके सामने इस टॉपिक का भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलेंगे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, फिर इसकी बात मैं करूँगा। तो थोड़ा सा एक आप लोग टेबल देखना जो ज़्यादातर बुक में अवेलेबल है। अब मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखा जाए, मैं डिफरेंस के लिए एक छोटा सा टेबल आपके सामने रख रहा हूँ। इसको देखते समय थोड़ा सा आप अपने वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में ले लेना, और अगर उसके बाद थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा जूम भी कर लेना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। वैसे आपको दिख सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप देख लेना। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात की है। कोई भी मेटल होगा उसके आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर केस में बेसिकली होंगे, लेकिन अगर कोई नॉन मेटल्स है तो 4 to 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे। इसके बाद देखो, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। केवल मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल बेसिकली देखा जाए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेज में मिलते हैं। कहने का मतलब कि इनमें कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है। लस्चर की तरफ देखा जाए, मेटल्स ज़्यादातर लस्चरस हैं, सबको पता है, शाइनी नेचर दिखाते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लस्चरस हैं, और केवल यहाँ पर देखा जाए जैसे दे रखा है कि डायमंड की बात करें, इसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर
नॉन लस्टरस हैं, और आयोडीन भी थोड़ा सा लस्टरस नेचर दिखाता है नॉन मेटल होने के बाद भी। हार्डनेस, मेटल्स जो हैं जनरली हार्ड हैं, नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में कंपैरेटिवली सॉफ्ट हैं। डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी ज़्यादातर केस में हाई होती है, केवल एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले मेटल वो लेस कर सकते डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी कम आती है। नॉन मेटल की डेंसिटी ज़्यादातर केस में कम होती है। इसके आगे की बात थोड़ा, जैसे इसके अगले वाले पॉइंट मान लो कंडक्टिविटी की बात की जाए, मेटल्स ज़्यादातर केस में गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल ज़्यादातर पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, केवल एक ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि गुड कंडक्टर है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की तरफ आए, मेटल्स ज़्यादातर केस में मेलिएबल और डक्टाइल हैं। नॉन मेटल्स जो हैं ये नॉन मेलिएबल हैं, ये ब्रिटिल हैं, बेसिकली ब्रेक हो जाते हैं। केमिकल नेचर पर अगर हम आएँ तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे बेसिकली देखा जाए बेसिक नेचर के होंगे, और एक दो ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के भी हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड ज़्यादातर एसिडिक नेचर के हैं या न्यूट्रल नेचर के हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ज़्यादातर जो एक्टिव मेटल हैं जिनकी एक्टिविटी हाई है वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, और नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। रिएक्शन विथ क्लोरीन की तरफ अगर हम आएँ, सबको पता है मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करके इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का क्लोराइड बनाएगा, और नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करके कोवैलेंट नेचर का हाइड्राइड बनाएगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर केस में मेटल कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कंबाइंड होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का हाइड्राइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स देखा जाए ये कोवैलेंट नेचर के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। मेटल्स ज़्यादातर केस में देखो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब आपको पता है जो किसी का रिडक्शन करते हैं, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद का लूज़ करते हैं, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और नॉन मेटल का रिडक्शन होगा, क्योंकि ये किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ये तो आपके सामने यानी 10 या 12 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से अगर 5-7 प्रॉपर्टी भी आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओ तो फिर इससे ज़्यादा और प्रॉब्लम्स अपने को नहीं आनी है। अब हम इसके अगले वाले टॉपिक पर आएंगे जो कि अपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। इस टॉपिक को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से समझना है इसको। हाँ देखिए, हम इसके आगे थोड़ा सा इस पार्ट की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसमें देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल से ये चीज़ मैं डिस्कस करूँ, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। ज़्यादातर केस में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँगा आपके सामने, जैसे मैंने NaCl का एग्ज़ाम्पल ले लिया। अब NaCl आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, देखिए ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो देखा जाए 2 8 1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर देखो 17 है, तो 2 8 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम के नज़दीक में जो इनर्ट गैस है ये नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है। और क्लोरीन के नज़दीक में इनर्ट गैस है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर देखो 18 है और 2 8 8, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ज़्यादातर केस में एलिमेंट क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या गेन करेंगे या शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिस्कस होगा। अभी यहाँ पर मेटल नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन लूज़ और इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब जैसे सोडियम, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन के जैसा हो जाएगा 2 8, ये कॉन्सेप्ट ऑप्ट कर लिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेगा, और इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है। क्लोरीन ने अगर आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो आर्गन जैसा 2 8 8 कंडीशन आ जाएगी। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं
वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या गेन करेंगे या शेयरिंग करेंगे। तो अब जो जितने इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लूज़ करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर एलिमेंट गेन करेगा या जितने शेयरिंग में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, वो उस पर्टिकुलर एटम की वैलेंसी होती है। उसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी का नाम देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी कंडीशन, वैलेंसी को बताता है। अब जैसे इसी केस में, तो अब सोडियम हम लोग हमेशा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो केवल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, अंदर वाले बाकी सेल के इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते। तो सोडियम में देखो, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन। साथ में क्लोरीन, अब इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, देखा जाए 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो किसको मिल जाएगा, क्लोरीन को मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ होकर के क्लोरीन को मिल गया। अब रिजल्ट क्या होगा कि क्लोरीन ने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 चार्ज गेन कर लिया और क्लोरीन ने एक्सेप्ट करके -1 चार्ज गेन कर लिया। और दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग हो गया। अब इस बीच में ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये निगेटिव आयन बन गया। और यहाँ पर देखा जाए इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। ये जो तुम्हारे सामने है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसको देखा जाए। और यही जो अट्रैक्शन है, यही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम नाम देते हैं, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ही होता है जोड़ने से। मतलब अगर यहाँ पर देखो 2 पार्ट अगर जुड़ रहे हैं, तो बीच में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जिस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसी को हम बॉन्ड का नाम देते हैं। बॉन्ड का मतलब जुड़ने से है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब यहाँ पर देखो, एक पॉजिटिव पार्ट बना, एक नेगेटिव पार्ट बना। तो मेटल हमेशा प्लस चार्ज गेन करेगा और नॉन मेटल हमेशा माइनस चार्ज गेन करेगा। और दोनों आपस में देखो रिएक्ट करके यहाँ पर ये इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहने का मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करे क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिर आयनिक नेचर का कंपाउंड बनाएगा। इसी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को हम देखा आयनिक बॉन्ड का भी नाम देते हैं। और ये जो कंपाउंड बनता है, इसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का हम नाम देते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। जैसे मान लो कि MgCl2 के स्ट्रक्चर की हम बात करें, यहाँ पर भी देखो, एक तो मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12। आपको एटॉमिक नंबर सबको पता होना चाहिए, 282 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। साथ में देखो क्लोरीन, ये भी है 17, इसका एटॉमिक नंबर 287 है। फिर वही बात करूँगा कि मैग्नीशियम अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो इसके जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियॉन, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेगा। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट कर लेगा। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप ऐसे शो करिएगा, देखिए मैग्नीशियम, और आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देना, ये आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को। साथ में क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्लोरीन चाहो तो यहाँ दिखा दो, इस साइड में दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये दिखा दीजिए। अब आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को प्रोवाइड करा दीजिए, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब अगला रिजल्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसके ऊपर 2+ चार्ज बन गया, और क्लोरीन ने 1 एक्सेप्ट किए तो एक माइनस के साथ क्लोरीन इधर दिखा दो, एक इधर दिखा दो, और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और यही अट्रैक्शन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड है। तो इस सिंपल तरीके से मेटल या नॉन मेटल कह सकते हो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब आपस में रिएक्ट करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर और आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर लूँगा, इस पॉइंट को, जो अपनी लाइव क्लास कमिंग टाइम में मिलेगी, जब भी अपने को मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें जो आयनिक कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी डिस्कशन करना है, तो वो चीज़ मैं थोड़ा आपके सामने डिस्कस कर लूँ, तो अपना ये पूरा मेटल नॉन मेटल का टॉपिक
कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा अपने एनसीईआरटी के पॉइंट्स को आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझना देखना। ये अपने एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, जैसा कि आपको पता है बुक में अवेलेबल है सब डाटा। इसमें देखिए जो अपने आयनिक कंपाउंड बने हैं मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बने हैं, उनकी 4 प्रॉपर्टी अपने बुक में इन्होंने दे रखी हैं। 2 एक्टिविटी भी दे रखी हैं और एक्टिविटी भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। सबसे पहले देखो फिज़िकल नेचर की बात की है। जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ध्यान देना, इनका नेचर है सॉलिड है। और कंपाउंड जो होते हैं ये हार्ड भी होते हैं। इसका केवल एक ही रीज़न है कि इनके बीच में जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, वो अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हमने नाम दे दिया है, वो अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। इसका इफेक्ट ये आता है कि आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये सब के सब सॉलिड स्टेट में अपने को मिलेंगे और इनके अंदर हार्डनेस होगी ज़्यादातर केस में। कुछ कंपाउंड सॉफ्ट भी होंगे लेकिन वो ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर हार्ड वाले एग्जाम्पल अपने को मिलेंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग की बात अगर हम करें तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आएगा ये बहुत हाई आएगा। केवल इसका एक रीज़न है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेशली कैटायन और एनायन के बीच में डेवलप हुआ है, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने में अपने को काफ़ी एनर्जी पे करनी पड़ेगी, एनर्जी को ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा आयनिक कंपाउंड मेल्ट होगा या बॉयल होगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, विथ रीजन जरूर ध्यान में रखिएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं, ये सब के सब वाटर के अंदर सॉल्युबल है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट में है, सॉल्वेंट है, और यूँ कह सकते हो किसी भी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। लेकिन अगर इनको हम सॉल्वेंट नॉन पोलर दे दें, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, एल्कोहल, एसीटोन, ये सब दे दें जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं या नॉन पोलर हैं, उसमें आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल हैं। कहने का मतलब उनमें सॉल्युबिलिटी उसकी सॉल्युबल नहीं होगी। जैसे नमक को अगर पानी में डाल दो, वाटर में डाल दो तो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन उसी NaCl को अगर आप केरोसिन या पेट्रोल में डाल दो बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। ये सब आप लोग समझ सकते हो। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन टॉपिक इस पर बनता है, क्वेश्चन बनता है। जितने आयनिक कंपाउंड हैं इनको अगर सोल्यूशन फेज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए, या इनको इतना हीट कर दिया जाए कि ये मोल्टन स्टेज में आ जाए, मेल्ट हो जाए, तो इनके आयन फ्री होंगे और उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करेंगे। अगर इनको हम सॉलिड स्टेट में रखेंगे तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जिसको हम आयन केवल कह के काम चला सकते हैं, वो फ्री नहीं रहेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं होगा। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक का कंडक्शन या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा जैसा मेटल में होता है, या फ्री आयन की वजह से होता है जैसा कि आयनिक कंपाउंड में होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रिक का कंडक्शन उसी वे में कर सकते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए, उनके पॉजिटिव नेगेटिव आयन फ्री हो जाएं, या उनको हीट करके मेल्ट करा दिया जाए। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी आपकी हैं स्पेशली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की, इनको आप अच्छी तरह से ज़रूर समझना और विथ रीज़न समझना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और ज़रूर बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब इसके आगे का जो टॉपिक अपना है अपने NCERT में अकरेंस ऑफ एलिमेंट, और इसको हम लोग मेटलर्जी का नाम देते हैं, ये इस साल इन्होंने अपने सिलेबस से डिलीट कर रखा है। इसलिए अब अपना मेटल नॉन मेटल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब जो अगला वीडियो आपके सामने जाएगा वो अगले चैप्टर का जाएगा। अब आप लोग अच्छी तरह से तैयार करिए, हाफ ईयरली तक का सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।